Yes, then what is important chapter? Time and tense. First of all, what is time? Time is a universal fact. Universal fact है, यानी सार्वभौमिक तथ्य है जो कि सत्य है. 12 बजेंगे तो बजेंगे, 1 o'clock यानी 1 बजेगा तो बजेगा. क्लियर है? बट हम बात करते हैं यहाँ पर टेंस की, तो टेंस से हमें पता चलता है क्या? टाइम. अब ये टेंस क्या है? यानी इस चैप्टर को हम ओनली टेंसेस भी कह सकते हैं. तो ये है क्या? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी कह सकते हो आप, बिकॉज कर्ता अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में वर्ब का यूज करता है. तो मेनली अगर हम देखें तो कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब से ही तो हमें पता चलेगा कि अगर इजेएमआर लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, दैट मींस टेंस विल बी प्रेजेंट कंटीन्यूअस. इजेएमआर के बाद नाउन या एडजेक्टिव लगा होगा तो हम कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो वर्ब के यूज से हमें क्या पता चलता है? टेंस पता चलता है. तो आपको वर्ब के यूज से टाइम पता चलता है बेटा, टेंस नहीं, टाइम पता चलता है. क्लियर हो गई बात? जैसे मैं बात करूं, आई टीच इंग्लिश, ठीक है. तो अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं किससे समझा सकते हो कि कौन सा टेंस होगा? टीच से. टीच इज अ मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है? टीच है. तो इसका टेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट. अब यहीं पर मैं सेंटेंस में ऐसे लिखूं, आई एम टीचिंग. राइट नाउ आई एम टीचिंग. I am teaching English. That is also present, but present में भी कौन सा? Present continuous. क्लियर हो रही है बात? तो मेन क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एग्जाम के अंदर क्या होता है, हमें ये फिल करनी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स में. तो फिर हम कैसे टेंस डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए जैसे हमने वर्ब्स की बात की, वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है. इंपॉर्टेंट क्या होती है? एडवर्ब्स. जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एट दिस टाइम मिले, क्या मिले? अब यानी इस सेंटेंस में मैं अगर किसका प्रयोग करूं? डेली का. किसका यूज करूं? तो समझ में आ जाएगा डेली लगते ही कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब लगानी है. सिंपल प्रेजेंट की मेन वर्ब लगानी. बात समझ में? दो तरीके हैं किसी भी सेंटेंस में टाइम को फाइंड आउट करने के. वन इज यूज ऑफ वर्ब, लेकिन जब आपको ही वर्ब का यूज करना हो फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप कैसे पता करेंगे? दैट इज द वे एडवर्ब. आप एडवर्ब को फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप क्या बताओगे उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या आएगी. समझ में आया अच्छे से? क्लियर हो गया ना बेटा? ओके. अब सिंपल से आएगी, तो बिल्कुल आपको सबको ध्यान है, आप 12th क्लास पास हैं, 10th पास है, तो आप सभी को पता है कि जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के हैं. एक तो कौन सा है? प्रेजेंट. प्रेजेंट में भी क्या है ना? वन इज सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट. क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट. सेकंड है प्रेजेंट यही है बेटा. थर्ड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, यानी कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. तो इस टेंस का नाम प्रोग्रेसिव भी हो जाता है. क्लियर है बेटा? ओके. एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट फोर्थ इज क्लियर हो रही है बात? तो ये 4 टाइप होएगा. इसी तरीके से आपके और टाइप्स देखें तो क्या होते हैं? पास्ट. पास्ट में भी सेम. फोर्थ. एंड इसी तरीके से थर्ड अगर हम बात करें
तो किसका होता है? फ्यूचर होगा ना। फ्यूचर के भी क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 यानी 12 हमारे टेंस के फॉर्म्स होते हैं, आप समझ सकते हैं। क्लियर है? ये तो सबको पता है। अब बात आती है कि टेंस चैप्टर में से अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो फिर हम कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसके लिए मैंने आपको 2 कीवर्ड्स बताए। एक तो क्या बताया आपको कि वर्ब को ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर और कैसी वर्ब यूज हो रखी है, कैसे कंजंक्शन यूज हो रखे हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है एडवर्ब। यही तरीके हैं। जैसे अब एक सेंटेंस है, मैं आपके सामने लिख रही हूं, आप बताना इसमें कौन सा फिल इन द ब्लैंक, कौन सा ऑप्शन है। ठीक, दिस इज अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के लिए आपके पास ऑप्शन है there are 4 options of this question, that means fill in the blank। अब आपको बताना है कि इसके अंदर से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इसको फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करने के लिए। बताओ। यस बेटा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डी वाला। कैसे आपने फाइंड आउट किया? योर आंसर इज करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? क्या बेटा? प्रेजेंट में चल रहा है? नहीं, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था। ये आप जब भी याद करें, फॉर और सिंस टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एडवर्बियल क्या कहलाती है? एक तरीके से टाइम को डिनोट करने वाले एडवर्ब्स हैं, या इनको एडवर्बियल कंजंक्शन भी बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये है एडवर्ब्स जो कहीं ना कहीं टाइम को बता रही है। ये बताता है किसको? अनसर्टेन टाइम पीरियड, और ये सर्टेन टाइम पॉइंट को बताने का काम करता है। जब भी सिंस और फॉर का प्रयोग हो किसी सेंटेंस में, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा, पर जनरली जल्दी जल्दी में बच्चे ये आंसर भर के आते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। तो हमें ये कीवर्ड्स को ध्यान रखना था, यही टेंस का रूल है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जैसे एक और सेंटेंस है, एरर के अंदर पूछ रही हूँ। This is a sentence. You have to find out error. This one is A, this one is B, this one is C, and last one is any का मतलब है no error। टेंस चैप्टर से रिलेट करते हुए अभी हम पूछ रहे हैं। अब यहाँ तो मैं बता रही हूँ क्योंकि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे चैप्टर का नेम मेंशन नहीं होगा, सिर्फ बोलेगा फाइंड आउट एरर। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू चूज फर्स्ट ऑफ ऑल और टेक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में कंजंक्शन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
इज इट करेक्ट? और कंजंक्शन, ये सही है, वो आप चेक करेंगे। आर्टिकल का यूज सही है, नाउन का यूज सही है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एडजेक्टिव सही है, इसमें है नहीं, सिर्फ आप देख रहे हैं तो वेन है, एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बी पार्ट में जो आपके मेन वर्ब है, और आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट करने वाला वर्ड है देयर। तो बताइए इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? वेयर इज एन एरर in the given sentence? देखो, अब जब भी एरर फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले मैंने कहा आप फर्स्ट पोर्शन ही देखेंगे ना, ऑब्वियस है, तो व्हेन लगा है, चलो ठीक है। व्हेन के बाद क्या लगा है? सब्जेक्ट। फिर व्हेन आई हैड रीच्ड, थोड़ा सा मीनिंग भी चेक करेंगे। हैड रीच्ड, हैड के बाद B3 आता है, चलो ये भी ठीक हो रहा है। एडवर्ब प्लेस को डिनोट कर, वो भी ठीक है। फिर कॉमा लगा हुआ है, नो वन वॉज ईटिंग फूड, यानी अगर आप देखें तो दो एक्शंस हैं इसमें, दो एक्शंस हैं, दोनों एक्शन के बारे में बात हो रही है। जब मैं वहां पहुंचा कोई भी खाना नहीं खा रहा था, यही बोल रहा है। तो जब मैं वहां पहुंचा कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल या सिंपल पास्ट? प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट होना चाहिए या आपके पास्ट परफेक्ट होना चाहिए? नहीं, गलत है बेटा। वैन की जब भी आप बात करोगे तो आप सिंपल पास्ट को प्रेफर करो। किसको डिनोट करोगे, किसको ध्यान रखोगे? तो यहां पर हेड का यूज नहीं होगा, गलती ए में है। डायरेक्ट हम इसको क्या मान लेंगे? फिर जब मैं वहां पहुंचा, उस ड्यूरेशन, एक तो आपका पहुंचना हो गया, क्लियर है? ऐसे आपको ध्यान रखना है। और जब आप पहुंचे तो वो एक्शन खत्म, दैट मीन सिंपल पास्ट। उसके बाद वाला जो एक्शन था वो आप बता रहे हैं कि कंटिन्यू नहीं था, तो वो तो आगे का सेंटेंस सही है। तो व्हेन के बाद सिंपल पास्ट आता है, आगे पास्ट सिंपल भी आ सकता है, पास्ट कंटिन्यू भी आ सकता है, इस वाले पोर्शन में पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। अब यहीं पर मैं बोलती जब मैं वहां पहुंचा सबने खाना खा लिया, तो फिर मैं यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से नो वन या फिर एवरीवन हैड ईटन फूड, तो मैं ऐसे ट्रांसलेट कर सकती हूँ। तो पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। समझ आई बात? फिल इन द ब्लैंक्स और एरर किस तरीके से आती है। आप चलिए, ये तो थे क्वेश्चन का टाइप जो टेंस से रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी आप पढ़ेंगे, और एक चीज और याद रखिए, टेंस एक तो टाइम बताता है, टेंस एक आपको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं? सेंटेंस का एक ढांचा भी बनाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, और फिर दैट मीन्स इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? अब सेंटेंस के अगर हम सिंपल तरीके से यहां पर जो टाइप्स देखते हैं, तो पहला कौन सा सेंटेंस होता है? पहले हम स्ट्रक्चर ही देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अफर्मेटिव, जिसे हम सकारात्मक बोलते हैं। दूसरा है कौन सा टाइप? निगेटिव, जिसको आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। तीसरा है कौन सा? इंटरोगेटिव। एंड फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो आपके अगर देखें तो सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस, भाव के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल ही 4 टाइप के बनाते हैं, क्योंकि बाकी के जो एक कह लो या 2 कह लो, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है या फिर सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो इसलिए इन्हीं के जैसा ही बनता है, तो उसके स्ट्रक्चर नहीं बताई जाती है, ठीक है। एग्जाम में या आप जनरली पढ़े होंगे, टेंस भी आपने पढ़ा हो अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जो है 6th क्लास 7th में सभी में टेंस है, हम उस लेवल का बस ध्यान नहीं रखते, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? ओके बेटा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले अफर्मेटिव बना रहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे? एस या ई एल, और फिर क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट।
अभी हम सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, अब नेगेटिव में आपको पता है, ध्यान रखना है कि डू और डज आएगा और फिर आता है नॉट, और नॉट के बाद हमेशा याद रखना वर्ब की, इसका मतलब डू और डज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करता है, और वर्ब की फॉर्म्स याद होना बहुत जरूरी है आप सभी को, वो याद नहीं होती है। जैसे स्प्रेड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्प्रेड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बच्चे स्प्रेडेड भर के आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो वर्ब की फॉर्म याद होना जरूरी है, कभी भी स्प्रेडेड नहीं आएगा, और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इंटेरोगेटिव मुझे बनाना होगा तो मैं डू और डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले क्या करूंगा, बाहर रख दूंगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पर बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव में दो टाइप आते हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो डू डज से पहले अगर हम WH वर्ड हु को छोड़कर अगर लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव WH वर्ड बन जाए। दो टाइप के होते हैं ना इंटेरोगेटिव, एक तो यस और नो का आंसर होते हैं, एक जो है इंटेरोगेटिव बनते हैं जिनका डेस्क्रिप्टिव आंसर होता है। तो जब यस और नो का आंसर होता है तो डू और डज से, जब जिनका विश्लेषण, वर्णन पूरा डिस्क्राइब करना पड़े उनको हम WH से बनाते हैं। क्लियर हो गई बात है ना? WH, फिर उसके बाद यही सेम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा WH वाला। उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि हमेशा नॉट की पोजीशन किसी भी सेंटेंस में कितने नंबर पाएगी? थर्ड पर, एक्सेप्ट WH। WH में 4 पे, बाकी पे हमेशा 3 नंबर पे आती है। तो डू डज, सब्जेक्ट और फिर क्या लगाओगे? नॉट 3 नंबर पे, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। WH बनाना है तो मैं इसी के आगे क्या रख दूंगा? क्लियर? अच्छे से क्लियर। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। बच्चों को स्ट्रक्चर ही याद नहीं होता, फिर कहते हैं मैम टेंस नहीं समझ आ रहा है। अरे समझ में कहाँ आएगा? और आपको एक एक चीज जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ वो ध्यान होना चाहिए। इन्हीं से रिलेट करते हुए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पूछी जाती है एग्जाम। और जैसे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत बार पूछते हैं और बच्चे नहीं बता पाते, क्यों? ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि मैं एक एक चीज यहाँ लिख रही हूँ, तो आपको इसका मतलब ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो गया। उसके बाद इसी के अंदर हम पहले सिंगुलर और प्लूरल का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। किसका कॉन्सेप्ट बेटा? सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। हालांकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए हमें पूरा नाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो हम नाउन में वापस बताएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आपको याद रखना है, कभी भी किसी व्यक्ति का अगर नाम होगा वो हमेशा सिंगुलर रहता है। राम कभी भी राम्स नहीं हो सकता, जोधपुर कभी भी जोधपुर नहीं हो सकता। तो नाम जो होता है ना, मैंने बोला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होती है नाम, नाम हमेशा क्या रहता है बेटा? सिंगुलर। या फिर अब प्रोनाउन की बात करें तो ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, और क्या है सिंगुलर बेटा? इट सिंगुलर है, और यू प्लूरल है, वी प्लूरल है, आई है सिंगुलर। आई के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। आई है सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब लेता है पूरे प्रेजेंट में प्लूरल। आई है क्या? सिंगुलर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किसकी लेता है? प्लूरल। अब कई बच्चों को मैं जैसे याद कराती हूँ कि प्लूरल लेता है तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा रखा, क्योंकि ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें इंग्लिश में अगर आप समझे तो इसका कोई लॉजिक नहीं लगाया गया है ना, बस इनका यूज जो है वो किया जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। एंड आई एम टीचिंग यू ग्रामर। ग्रामर मीन्स सेट ऑफ रूल्स। तो आपको जो सेट है, फिक्स है, वही आप पढ़ेंगे, क्योंकि तभी तो आपकी इंग्लिश सही है या नहीं है वो हम बता सकते हैं। आपको मैं जो पढ़ाऊंगी वही आपको पढ़ना है, या फिर हमने भी जो पढ़ा सटीक सटीक ग्रामर का ये चीज है तो है वही, तो समझने में आसानी होती है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है। अब मैं कुछ और बता रही हूँ, आप कुछ और बता रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन होगा क्या? इसको मैं पेन बोल रही हूँ, आप कुछ और बोलो तो मैं क्या समझ पाऊंगी? नहीं समझ पाऊँ। तो भाषा है, लैंग्वेज है, इसमें चीजों को आपको बड़ा ध्यान से समझना है।
क्लियर हो गई बात? यस और नो बेटा? तो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का भी क्या हो गया, नाम हो गया, जो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। अब यहीं पर ध्यान रखना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस, और वही कॉन्सेप्ट चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाने के, जो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर स्टडी, तो स्टडी का अगर मुझे प्लूरल बनाना होगा तो क्या बनेगा, वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, IES। क्लियर है? जैसे अगर मुझे प्ले को लिखना है तो लास्ट में मुझे पता है कि वाई है और वाई से पहले क्या है, ए है ए। अगर अपना स्वर हो गया तो हमें डायरेक्ट क्या जोड़ना है, क्लियर हो गई बात? लेकिन वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर, यही सेम कॉन्सेप्ट अपने नाउन में चलते हैं। यही आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किसमें चलते हैं, किसमें चलते हैं बेटा, वर्ब में चलते हैं। जैसे अगर मैं टेल बोलूं तो टेल के साथ भी मुझे क्या जोड़ना है, अगर मैं बोलूं से तो से के साथ कॉन्सेप्ट कौन सा वाला चलेगा, क्लियर हो गया बेटा? तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में जरूर क्या लगाना है, जरूर लगाना है। ये क्लियर हो गया? अब आई की बात कर ले तो आई है तो क्या बेटा, मैंने अभी बताया घमंड में रहता, बस इस ट्रिक से याद कर लो कि पूरे के पूरे प्रेजेंट में, ओनली प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो अलग से हेल्पिंग वर्ब है, या सिंपल प्रेजेंट में भी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि क्या है, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, अलग ही एम, बाकियों के साथ तो लगता ही नहीं। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी, या मेन वर्ब जब लगाते हैं तो वो प्लूरल की, बस इसमें यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? ये टेंस की चीजें हो गई। अब बात करते हैं आई का प्लूरल क्या होता है, वी। इन सभी का प्लूरल क्या बनता है बेटा, इन सभी का प्लूरल याद रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल यू नहीं, इट का प्लूरल भी दे। ठीक है? यू खुद दो रूप में पाया जाता है, कौन सा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब यू जो है सिंगुलर प्लूरल होते हुए भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या आता है इसके साथ, प्लूरल वर्ब, और वी के साथ भी, दे के साथ भी। या फिर इसी में एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखें कि कोई भी नाउन जिसमें ऑलरेडी क्या लगा हो, एस या उसके साथ V1 अकेला आएगा। अब इसी का एक ट्विस्ट करके मैं कई बार बताती भी हूँ, अभी वापस बता रही हूँ कि एक जगह अगर सब्जेक्ट में या नाउन में एस लगा है तो वर्ब में मत लगाना, नाउन में अगर एस नहीं है तो इसमें लगा देना है बेटा। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखूं बॉय, प्लूरल बना दूं क्या, बॉयज, तो बॉयज प्ले, मान लो सेंटेंस लिख रही हूँ, प्लेस आएगा या प्ले आएगा, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अगर इधर एस है तो इधर एस नहीं लगा रही, अगर मैं इधर से एस हटा दूं, केवल लिखूं क्या, दोनों में से फिर क्या आएगा, तो फिर इसमें एस लगेगा, एक जगह एस लगेगा। नाम के केस में, कॉमन नाउन के केस में, नाम नहीं, नाम तो हमेशा ही सिंगुलर ही रहता है तो ऐसे एस लगेगा ही। नाम के अलावा जो नाउन होती हैं अगर सिंगुलर हैं तो क्या करोगे, वर्ब में ऐसे एस, अगर वो खुद प्लूरल होंगी तो उसमें ऐसे एस लगेगा लास्ट में, तो हमें वर्ब में नहीं लगाना। क्लियर? दोनों को वाइस वर्सा यूज करना है। यहां तक क्लियर अच्छे से कॉन्सेप्ट, हाँ कि ना? क्लियर हो रहा है? आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पर बात करते हैं बेटा, ध्यान रखें कि अगर कीवर्ड्स की बात करें तो हम कैसे याद करेंगे, लेकिन कीवर्ड से पहले एक कौन सा चीजें और बताती हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के साथ अगर तुमको इज, एम और क्या मिल रहा हो, उसके बाद कोई भी नाउन या फिर कोई भी एडजेक्टिव
या फिर कोई भी एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर बेटा याद रखना कोई भी क्या मिल रहा हो, तो याद रखना ईजेएमआर के बाद अगर वर्ब नहीं है तो इनका भी टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट। ये बीएसटीसी, बीएड, ये टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं बहुत इजी सा इनका पेपर आता है, इनमें यही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज और आ जाए अगर हैव, तो याद रखना ये एक पोजीशन का भाव देता है, अधिकार बताने का भाव, जिसे आप हिंदी में समझते हैं पास। पर मैं कहती हूँ हमेशा पास नहीं समझो, इसमें बस ये समझो कि जिस चीज पर आपका अधिकार होता है उसको बताने के लिए है जब का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पर ये पोजीशन का भाव देगा। तो यहाँ पर याद रखना कोई ना कोई क्या आएगी, या फिर बेटा याद रखें एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडवर्ब नहीं आती। तो टेंस अब भी कौन सा होगा, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, तो मैं बोलूंगी आई हैव अ बिग कार। तो ये क्या हो गया, बिग एडजेक्टिव, ये क्या हो गया नाउन। दोनों के पहले तो फिर ग्रामर का रूल कहता है ये आर्टिकल लगेगा। अब यदि मैं बोलूं शी, तो शी के साथ क्या लगेगा, हैज। सिंगुलर और प्लूरल तो ध्यान है, प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज, और आई एक्सेप्शन में है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। तो शी हैज अ कार, ठीक है। ऊपर वाला अगर लिखना है, जैसे मैं बोलूं मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ, टेंस कौन सा है, तीनों का चारों का सेंटेंस का भी और लिख रही हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट। ये पोजीशन का भाव दे रहा है, ये आपकी कंडीशन बता रहा है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर सिंगुलर के रूप में है, तभी तो मैंने क्या लिखा, अ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ सिंगुलर, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब क्या, प्लूरल। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे, यू आर स्टूडेंट्स, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्लूरल। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गई ना, बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इजी टू आपको टफ लेवल में समझाती हूँ, हमेशा मेरा एक रूल रहता है। तो अगर आपको टाइम एंड टेंस चैप्टर ढंग से समझना है, तो मेरे जो पॉइंट्स, आप किसी भी बुक से फिर प्रैक्टिस करो, मैं कहती हूँ दुनिया की कोई भी बुक मिले आप प्रैक्टिस कीजिए, पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर के समझने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है ना बेटा। आप बात करते हैं यहीं पर कि अब कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, जिनके ऊपर मैंने अभी बार बार आपको बोला कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरर और कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इन्हें हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, और कीवर्ड्स में नहीं हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो होती हैं, जो बताएंगी किसी भी सेंटेंस में टेंस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स या एरर क्या होगी। अब जैसे किसी भी सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, अगर मिल जाए क्या, बताया था ये तो डेली बताया था ना, जैसे आपको लिखा हो एवरी, मतलब एवरी शब्द लिखा हुआ मैंने, हमेशा याद रखना एवरी के साथ डे, मतलब टाइम को बताना होना चाहिए। अब जैसे एवरीवन लिखा हो तो सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा, तो कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, है ना, ईच और एवरी, ऐसा नहीं है। एवरी के साथ में आपको टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड लिखा हो, जो कि एक एडवर्ब के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एडवर्ब टाइम को डिनोट करती है, प्लेस को डिनोट करती है, एक्शन को डिनोट करती है, कोई भी एक्शन कैसे किया गया मैनर को डिसाइड करती है। तो एवरी के साथ कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए। जैसे एवरी के बाद में वर्ड का मतलब होगा टाइम को डिनोट करने वाला। एवरी के साथ में क्या हो जाए बेटा, एवरी के साथ में और क्या हो जाए, एवरी ईयर, ऐसे ही क्या हो सकता है एवरी, और क्या हो सकता है एवरी वीक, एवरी के साथ और मॉर्निंग इवनिंग भी तो हो सकता है। इवनिंग के साथ साथ आफ्टरनून भी हो सकता है बेटा, हो सकता है ना।
उसके अलावा समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। बात समझ आ रही है? ये वर्ड्स बस ध्यान रखो, कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिलते हैं, दैट मीन्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। ठीक है? फॉर्चुनेटली, हालांकि फॉर्चुनेटली में और भी टेंस लगा सकते हैं, तो मैं यहां पर थोड़ा अंडरलाइन कर रही हूं। क्लियर है? बाकियों में तो टेंस सिंपल ही होगा। ठीक है? ही होगा, बाकी चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर? और मैं फिक्स आपको बता रही हूँ। तो ये कीवर्ड्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो सेंटेंस हो गया वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ कि ना? ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे कीवर्ड्स। अब और कौन कौन सी कंडीशंस आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बने? ये तो कीवर्ड हो गए। तो याद रखो, जब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, या इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो हमें कुछ पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को और याद रखना होता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस अगर किसको बता रहा हो, यूनिवर्सल फैक्ट को बता रहा हो, तो समझना टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट। या फिर यूनिवर्सल फैक्ट की बात करूं, या फिर इसी में बात करूं साइंटिफिक फैक्ट। पृथ्वी गोल है तो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो लगाती है, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर हो रही है बात? दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी सेंटेंस अगर हेयर और देयर से शुरू हो रहा हो तो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। या मैंने अभी एक चीज बताया आपको, तो कोई भी अगर इंपरेटिव आज्ञार्थक वाक्य होता है, जैसे मैं बोलूं स्टैंड अप, सिंपल प्रेजेंट, गो अवे, सिंपल प्रेजेंट। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट। उसके अलावा डेली रूटीन के, या मैं उसको कह दूं कोई भी जो आपकी हैबिट है, इफ यू आर अलाइव, तो हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट। आप उसके साथ साथ समझे कि कोई भी अगर मूवी बनती है तो एक बार बन गई, जो थी वही है, 100 साल 200 साल पे कभी भी आप अगर देखेंगे मूवी जिस समय पे बनी थी वही दिखती है हमें। तो मूवीज के डायलॉग जो होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। उसके अलावा जो मैच वगैरह की क्या होती है, कमेंट्री, है ना, या स्पोर्ट्स की कमेंट्री कोई भी हो सकती है, हमेशा किस में बनेगी? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने। जैसे अगर बात करूं, विराट कोहली ने अगर छक्का लगाया तो लगाया, तो यहाँ पर एक्शन हो गया, उसके बाद भी कमेंटेटर क्या बोलता है लगाने के बाद कि भाई विराट कोहली छक्का या चौका लगाता है, तो ही हिट्स a six या in this over, he hits a six in this over, इस ओवर में उसने एक छक्का लगाया या वो एक छक्का लगाता है, सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे हमने हैबिचुअल एक्शन की बात की, तो जैसे अभी आप रोज कोचिंग आ रहे हो, तो आई केम हियर, गलत है? गलत है? क्या बोलेंगे? आई
come here daily, रेगुलरली और हम कह सकते हैं इसमें कीवर्ड्स जो थे ना रेगुलर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट आज का जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। हम ट्रांसलेशन पे नहीं जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, मैं आपको वो टेंस को किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखें वो पूरा बताऊंगा, और साथ में फिर हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मतलब। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट किसकी बेटा, कॉन्टिन्यूअस।